बस मैंने पैर रखा ही है और गाड़ी 90 पे, ये देखिए 80 एंड 100। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स मोड में ही है गाड़ी, मैं ज़रूर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, कई बार होता क्या है, हम गाड़ियों को जज करते हैं कि डी मोड में परफॉर्मेंस कैसी है। इस केस में आप वो भी मान लीजिए कि मैं सिएरा और हैरियर की बात भी कर रहा हूँ। डी मोड में कई बार दोस्तों गाड़ी स्लगिश महसूस हो सकती है। ये देखिए, ये दिस, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव कि ये वही कार है जो डी मोड में कैसी चल रही थी। डी मोड में ब्रांड्स क्या करते हैं, लीनियर रखते हैं परफॉर्मेंस को। दिस इज़ अ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग, आई विल से, कि दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि डी मोड में आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिले और जब आप पैडल जोर से प्रेस करें तो आपको टर्बोचार्ज इंजन से वो ताकत भी मिल जाए। तो ये देखिए, ये स्पोर्ट्स मोड में है कार, तो आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं एल्काज़र चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही अच्छी टर्बोचार्ज कोई यूरोपियन गाड़ी चला रहा हूँ। दोस्तों, किसी इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी निकालने का सही तरीका क्या है? उसको हाईवेज पे 200 किलोमीटर चलाना, या अगर ईवी है तो उसको हाईवेज पे ही सिर्फ टेस्ट करना, कि उसको एक्चुअल में जैसे आप गाड़ी रोज चलाते हो वैसे चेक करना। तो जैसे हम गाड़ी रोज चलाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिसमें 30% इन द सिटी, अगर देखिए कोई ऐसा आपका रूट है जिसमें आपका ऑफिस ऐसी जगह पे है जिसमें 30% इन द सिटी, 30 ऑन द हाईवेज एंड 30 इन द विलेज रोड्स, जिसमें बेसिकली मकसद है जहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो काफी कम रहेंगी, सड़कें जो है थोड़ी सी टूटी फूटी रहेंगी, गड्ढे होंगे, तो आपको एक एक्चुअल नंबर जो है वो निकल के आएगा, जिसको हम 30-30-30 टेस्ट बोलते हैं, बेसिकली 33%। तो ये मैंने एल्ट्रॉस के साथ भी किया था, डीजल के साथ। और आज मेरे पास अगेन बहुत ही एक स्पेशल गाड़ी है जिसका नाम है हुंडई एल्काज़र। उसका टॉप वेरिएंट है 1.5 टर्बोचार्ज 160 PS 253 Nm ऑफ टॉर्क एंड 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक, जो कि सुपर डुपर स्मूथ है। इसका ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट ये कार काफी देर हो गई है मेरे पास, मतलब मेरी दाढ़ी के बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं। जब ये गाड़ी मुझे मिली थी तब वो सारे बाल जो थे वो काले थे, मतलब कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स मैं इसको चला चुका हूँ। और वही फेमस अपना गिल विलेज एंड मलेरकोटला हाईवे एंड 2 विलेज बेसिकली, जिसमें दुले एंड कैंट के पकौड़े तो लुधियाना वालों को पता ही है। तो उनमें से निकलेंगे और रियल टाइम देखेंगे कि गाड़ी के नंबर जो है वो क्या रिटर्न करती है ये हुंडई एल्काज़र टर्बोचार्ज। हाईवेज पे कितनी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थी दोस्तों, ये एक मैंने रील के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी जब मैं इस गाड़ी को फरीदाबाद से चला के लेके आया था लुधियाना तक। कुछ 400+ किलोमीटर्स थे, जिसमें हमने कुछ 17.7 निकाले थे। मैं टर्बो कार्स ऑलरेडी अपने 2 जो है, 2 नहीं 3 है, अभी तीसरी डीजल टर्बोचार्ज है, बट 2 पेट्रोल टर्बोचार्ज कार्स में चलाता हूँ। तो मैं लाइट फुट ही चलाता हूँ, मेरी ड्राइविंग थोड़ी सी सॉबर ही है, जैसे आपकी इंडियन कंडीशंस में होनी चाहिए, फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर अदर्स सेफ्टी। तो जैसे अभी मैं गिल विलेज से जा रहा हूँ तो पतली सड़कें हैं, तो आई एम ऑन मैक्सिमम 25-30 यस। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट, टायर प्रेशर इसका 33 मैंने जो है वो सेट किया है सभी टायर्स में। इसके 33 हवा जो है मैंने भरी है, एक टायर में कम थी, तो नाउ इट इज़ सेट टू 33। वही रेकमेंडेड भी है। अगर 1-2 पैसेंजर्स हैं, ज़्यादा पैसेंजर्स हैं तो प्रेशर डिफरेंट है। डोर फ्रेम्स पे आप इसका वो चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और गाड़ी भी है तो या तो डोर फ्रेम में होता है टायर प्रेशर कितना रेकमेंडेड है, या आपकी फ्यूल लिड के आसपास स्टिकर जो है वो लगा होता है। और दूसरी चीज़, मैंने रीसेट जो है इसको कर लिया है। पेट्रोल इसमें नॉर्मल ही है, जियो का ही मैं अभी प्रेफर कर रहा हूँ। एंड यू नो द रीज़न के सरकारी पंपों पे या थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन मार्क रहता है उनकी क्वालिटी को लेके, उनके क्वालिटी चेक्स को लेके, तो मैं थोड़ा सा अभी के लिए इन द फेज ऑफ E20, उसके बाद मैं जियो ही यूज़ कर रहा हूँ टर्बोचार्ज कार्स के लिए। एक जो मैंने पैटर्न देखा है कि इसमें दिक्कतें नहीं आई हैं कस्टमर्स को, तो आई एम फॉलोइंग दैट पैटर्न ऑल्सो। एंड उससे पहले डेफिनेटली मैं XP95 डलवाता था। यहाँ पे लुधियाना में 2 पंप्स हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो अब भी जब मौका मिलता है तो आई जस्ट मिक्स इट विद जियो समटाइम्स एंड समटाइम्स विद XP95। तो एल्काज़र पे वापस आते हैं दोस्तों। चलते चलते मैं इसकी कुछ कमियां और कुछ स्ट्रेंथ्स की भी जो है वो बात ज़रूर करना चाहूँगा। मैं जैसे गिल विलेज से आया हूँ, पतली गलियाँ हैं, 20-25 में मैं चला रहा था, बट यू नेवर फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ बिग कार। ये क्योंकि कार बेसिकली एक्सटेंडेड क्रेटा है, तो उस तरीके से उतनी बड़ी नहीं लगती जैसे आपको हो सकता है 7XO जैसी कार लगे, या B6 में मैंने जैसे आपको बताया था कि उसके मुझे जज नहीं हो रहे थे। द डोर्स वर सो ब्रॉड कि उसके एजेस जो है वो जज नहीं होते। एंड इवन सम केस ऑफ हैरियर एज वेल, मुझे साइड से जजमेंट नहीं होती कि कितनी चौड़ी है गाड़ी। बट इट्स नॉट द केस विद एल्काज़र। इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि मेरी गाड़ी कितनी चौड़ी है, कितना मुझे लेफ्ट साइड में स्पेस है मेरे पास। तो ये एक ठीक है, सीधा जैसे रहता है डिज़ाइन, तो ये एक एडवांटेज रहती है ग्लास एरिया की। और ग्लास एरिया से ज़्यादा IRVM जैसे ऑटो
ऑटो डिमिंग है तो, बट पीछे प्रॉपर मुझे सारा 3rd रो तक दिख रहा है और जो पीछे भी सारा रोड का व्यू है वो मुझे प्रॉपरली दिख रहा है। और ये हम थोड़ा सा जो मिक्स्ड ही मानेंगे, जैसे थोड़ा सा विलेज जैसे था अभी ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, क्योंकि ये कहने को तो जरूर हाईवे है बट मेरी स्पीड जो है वो 60 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। थोड़ा सा आगे जाके रूट क्लियर होगा, उसके बाद हाईवे होगा, उसके बाद ठीक है कि जो विलेज का एक प्रॉपर एरिया है, हम 2 विलेजेस को कवर करेंगे। अभी हम 1.5-2 किलोमीटर कवर करके आए हैं, तो बाद में देखेंगे टोटल स्ट्रेच जो है वो कितना बनता है और कितनी फ्यूल एफिशिएंसी हमें मिलती है। तो मैं कमियों की भी पहले ही बात करना चाहता हूँ। तारीफ देखिए ट्विटर पे भी बहुत की है, मैंने अपनी शॉर्ट्स में भी की है, और जो मैंने ड्राइव रिव्यू डाला था मैंने तारीफ की है, क्योंकि ये गाड़ी है भी तारीफ की पात्र। उसका रीजन है क्वालिटी इज एक्सीलेंट, द इंटीरियर्स आर वेरी इजी ऑन आइज, फीचर्स एंड दिस स्क्रीन। मैंने स्क्रीन पर्टिकुलरली मैं क्यों कह रहा हूँ, इनके जो फॉन्ट्स हैं, इनके जो स्टाइलिंग है, इट्स वेरी इजी ऑन आइज, वेरी टेस्टफुली डन। जब हम दरवाजा भी खोलते हैं तो वो भी इनके जो स्क्रीन में डिजिटल कॉकपिट में स्लो मोशन में खुलता है, तो मुझे ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी। जो स्पोर्ट्स मोड है इनका, उसकी जो डायल्स हैं वो बहुत सुंदर लगे। तो ये एक ठीक है ग्लोबल ब्रांड की एक जो क्लास रहती है उस चीज में, वो ये Hyundai Alcazar में भी रिफ्लेक्ट होती है, इनके फॉन्ट्स में, द ईज ऑफ यूज एंड एवरीथिंग। बोस के स्पीकर्स हैं, उसकी बेस बहुत अच्छी है। बाकी मुझे मेरी फैमिली से ये फीडबैक मिली है कि गाड़ी की ये जो सीट्स हैं, मिडल रो एंड इवन 3rd रो, वो कंफर्टेबल है। हमारी किसी की हाइट लंबी नहीं है तो 3rd रो में किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बट इसमें मैंने कोई इतना लंबा ट्रिप किया नहीं है। मैं चंडीगढ़ तक ही गया हूँ जो कि 100-120 किलोमीटर्स है, तो उसमें जब छोटी हाइट वाले कुछ पैसेंजर्स बैठे तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। बट येस 4+2 सीटर है ये टॉप वेरिएंट, और अगर आप मिड वेरिएंट लेंगे या बेस वेरिएंट लेंगे वो 5+2 सीटर है, बिकॉज उसमें ये कैप्टन सीट्स नहीं मिलेंगी आपको, उसमें आपको ये स्ट्रेट बेंच टाइप आपको मिलेंगी। और बेस वेरिएंट से मुझे याद आई एक चीज व्यूअर्स, आज Hyundai Verna का फेस लिफ्ट आया है, जो कि फेस लिफ्ट भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही एक बहुत ही छोटा सा रिफ्रेश उसको किया है, बट उसका इंटीरियर्स को चेंज किया है। मेरी निगाह उस चीज पे गई कि 14.5 लाख में पहले हमें Verna में ये टर्बो पेट्रोल देते थे मैनुअल में, ठीक है, वही 253 Nm ऑफ टॉर्क, 160 PSI बिलीव है ना, सेम इंजन ही है जो इनका शेयर होता है क्रेटा और Alcazar के साथ। अभी उसकी प्राइस जो है वो 16+ हो गई है, विच मेड मी वेरी सैड। ऑटोमेटिक भी है, वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट बेस जो एक था जिसके मैं बार बार बहुत लोगों को कहता था कि 14.5 लाख में आप XYZ ब्रांड्स में, यूरोपियंस में नहीं जाना चाहते, कुछ रीजंस हैं आपके, तो आप Verna टर्बो ले लीजिए। हाईवेज पे बहुत आपके लिए अच्छा होगा, ड्राइविंग डायनामिक्स भी है, 5 स्टार सेफ्टी भी है, उसकी सस्पेंशन भी थोड़ी सी ऑन द कंफर्टेबल साइड है, तो आपको एक एज अ पैकेज अच्छी कार मिल जाएगी। वो चीज का नुकसान हो गया यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो गाड़ी अभी 16 लाख के ऊपर चली गई है। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ इसकी प्राइसिंग जो है वो Verna की वो ठीक है कि 11 लाख से नीचे शुरू हो रही है और 16-17 तक जा रही है। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। Alcazar का अभी भी जो टर्बो पेट्रोल बेस वेरिएंट है, जिसमें स्क्रीन छोड़ के आपको बाकी सब कुछ मिलता है, मतलब कोई ऐसा फीचर नहीं है अगर आप सोचें कि आपको लगे कि वो फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है। आई थिंक अलॉय व्हील्स तक भी उसमें है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है 14.5 लाख में, एंड दैट्स अ प्रॉपर 5+2 सीटर आयल से। और इसमें अगर ठीक है अर्टिगा की एडवांटेजेस अलग हो सकती हैं, कैरिन्स की अलग हो सकती हैं, बट इवन देन ये कार क्योंकि एक्सटेंडेड क्रेटा है, क्रेटा का आपको मालूम है टर्बो चार्ज कितना महंगा है, तो उस निगाह से अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि Hyundai के स्टेबल में Alcazar के बेस वेरिएंट से कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ही नहीं। और मैं पर्सनली भी, मुझे Kia Clavis के जो टायर्स हैं वो थोड़े छोटे लगते हैं। ये कार की यस एक मैचो अपील वैसी नहीं है जैसे आप Scorpio N से ढूंढते हैं, बट इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स मैजेस्टिक इन व्हाइट, पर्टिकुलरली इट लुक्स सुपर्ब आयल से, बहुत ही सुंदर लगती है। मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ जब बच्चों को, तो व्हाइट कलर में आती है Alcazar यार, बहुत सुंदर लगती है। ये जो कलर जो ब्रांड ने मुझे भेजा है, ये कलर, ये गाड़ी जो भेजी हुई है, ये मेरा इट्स नॉट वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स, बट मुझे वो व्हाइट में बहुत सुंदर लगती है। तो व्हाइट बंदा ले ले 14.5 लाख की जो ऑफिशियल एक्सेसरी है, अगर स्क्रीन वो डलवा ले, कुछ अगर हल्का फुल्का मुझे लगता है अगर स्पीकर्स भी नहीं है तो वो भी आप ले लेंगे, तो यू आर कवर्ड। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों आप अपनी वारंटी जो है वो आपने रिस्क लेना है। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर आउट इन द मार्केट, Alcazar लेनी है आपने, तो वेरिएंट ज़रूर एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या फीचर आपको चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से ही बहुत अच्छे फीचर्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। गाड़ी वेल लोडेड है, वेल पैक्ड है, और ये ट्रे वगैरह भी जो देते हैं पीछे आपकी कन्वीनियंस के लिए, वो आपको मिल जाती है। कमी की मैं बात करता हूँ व्यूअर्स, मैंने ड्राइव रिव्यू जब किया था तब मैंने उतने अच्छे से समझा नहीं था कार को, जिसमें ठीक है मैंने लीनियर ब्रेकिंग की बात की थी, और जैसे मैं ट्रैफिक की बात मैंने की थी आपसे कि ट्रैफिक होता है, कहने कोई हाईवे है तो इट्स लाइक अ
सिटी ओनली, सिटी यूज, बिकॉज हम लुधियाना से निकल रहे हैं। तो ब्रेकिंग इसकी एक है लीनियर। तो आपने दोस्तों क्या करना है, अगर आप एल्काज़र खरीदते हो, पहला काम आपने करना है, आपको थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करनी होगी। आपको थोड़े से प्रीमियम टायर्स, इसमें मिशेलिन, योकोहामा, ये अच्छे ब्रांड्स हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल, पेडेस्टाइन, ब्रिजस्टोन। सो बेसिकली ब्रिजस्टोन, योकोहामा, मिशेलिन जैसे जो ब्रांड्स हैं, ये आप देखिए कि अगर ये बजट आपका अलाउ करता है तो आप प्रीमियम टायर जो है वो डलवा लें। उसका फायदा आपको ना केवल ग्रिप में मिलेगा, बट क्योंकि गाड़ी 7 सीटर है, फैमिली कम्यूटर है, तो आपको ब्रेकिंग में भी जो इसका लीनियर ब्रेकिंग है वो किसी हद तक थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। फैमिली कार्स में मैंने देखा है टाटा, महिंद्रा एंड हुंडई, ये ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी लीनियर रखते हैं। इनका लॉजिक ये है कि इतना झटका अंदर जो है वो आना नहीं चाहिए। B6 में या एलिवेट जैसी कार्स में वो ऑपोजिट है, उसकी ब्रेक पैड बिल्कुल ऐसी है। तो अगर आपको वो लगे ओवरली लीनियर, आपको लगे गाड़ी आप ले लेते हैं, तो टायर्स के साथ वो प्रॉब्लम आप किसी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। मेरे जैसे टी रॉक में मिशेलिन प्राइमेसी 4 टायर्स थे, अब अर्थ1 है। अर्थ1 एक बजट टायर है, प्राइमेसी 4 महंगा टायर था। क्या उसकी ग्रिप थी, क्या उसकी ब्रेकिंग थी, और अभी आई कैन क्लियरली नोटिस द डिफरेंस इन ब्रेकिंग एज वेल एज ग्रिप। तो प्रीमियम टायर्स गाड़ी का जो मजा है वो दुगना कर देते हैं। ठीक है, ये काम एक अब कर लीजिएगा। तो ब्रेकिंग को लेके मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवरली लीनियर है मेरी लाइकिंग के हिसाब से। हाईवेज पे ज्यादा चलाती हो तो प्रीमियम टायर्स आप पहला काम जो है वो कर ले प्रीमियम टायर्स। दूसरा व्यूअर्स, मुझे इसकी जो पेंट क्वालिटी है, गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, 14.5 लाख से शुरू होती है, तो पेंट क्वालिटी भी एवरेज है। ऑरेंज पील विजिबल है, साफ रखेंगे, शाइन अच्छी है, बट ऑरेंज पील इज देयर, और वो एक थोड़ी सी बजट वाली जो पेंट क्वालिटी है वो महसूस होती है। तीसरी चीज पे मैं आता हूँ, इंटीरियर्स की ओवरऑल डिजाइन, लेआउट एंड मटेरियल्स क्वालिटी इज एक्सीलेंट। इट्स काइंड ऑफ 9 आउट ऑफ 10, बट इवन देन पियानो फिनिश को अगर आप टच करेंगे तो वो धूप के कारण ओवर द टाइम थोड़ा सा क्रीक जो है वो कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है, जो सेंटर कंसोल है दिखने में इट्स ऑसम। आई जस्ट लव दिस फिनिश, जो कि एक मिलिट्री जेट का जैसे रहता है टेक्सचर, वैसा है। स्ट्रेट लाइन जिसको मोशन ब्लर के साथ हम फोटोशॉप में करते हैं, बट साइडों से जब मेरा ये घुटना टच करता है तो ये थोड़ा सा रैटल करता है, जो कि इट्स वेरी अनलाइकली फ्रॉम हुंडई। तो ये देखो, ये थोड़ा सा चरचर जो है ये करता है। तो ठीक है, मेरी आदत है इसको ऐसे रेस्ट करवाने की अपने घुटने को, बट अगर ये नहीं करेंगे तो अदरवाइज द इंटीरियर क्वालिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। और चौथा, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज 5+2 और 4+2 सीटर। जो थर्ड रो है उसमें AC वेंट है, उसमें कुछ आपको चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी गई है, ग्लास एरिया भी अच्छा है। बट इवन देन लंबे पैसेंजर्स के लिए जो कंपेटिटर्स हैं, क्लेविस है या हाई क्रॉस है, उनका एज है। बट यहाँ पे ब्रांड ने बड़ी अच्छी चीज़ ये की है कि जब तीनों सीट्स ओपन रहती हैं, इन फंक्शन रहती हैं, तब भी आपको एक बूट स्पेस में उतनी जगह रहती है कि आप 2 कैबिन बैग्स जो रहते हैं या नॉर्मल साइज के बैग्स रहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक वही बात आ जाती है कि ग्लोबल ब्रांड्स जो एक मैच्योरिटी दिखाते हैं कि इट्स नॉट लाइक कि तीसरी सीट आपने खोली और एंड टू एंड बिल्कुल के बस बंद करने की जगह है, वैसा नहीं है। तीसरी सीट भी प्रैक्टिकल है, बिकॉज मिडल रो जो है आप आगे कर सकते हैं ना, ड्रैग कर सकते हैं आगे पीछे। बट पीछे क्या है कि आपकी जो थाई सपोर्ट है वो बहुत कम है, उसके कारण वो थोड़ा सा टीनेजर्स या बच्चों के लिए ही लंबे सफर के लिए सही है। अदरवाइज ठीक है कि सभी पैसेंजर्स की अगर हाइट 5'8", 5'9" है तो वो किसी तरीके से फिर भी एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। पीछे जो है वो 5'7" वाले आप बिठा दीजिए, और 2 बैग्स रखने की जगह भी जो है वो है। एंड आई बिलीव जो रूफ रेल्स हैं वो भी फंक्शनल हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पैकेज के आपको समझ के लेना होगा, बिल्कुल आंखें बंद करके आप नहीं ले सकते। अगर आप टर्बो चार्ज की तरफ जा रहे हैं, डीजल की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स नॉट समथिंग लाइक यस 7 सीटर है, डीजल में है, ले लीजिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने पैसेंजर्स कब कैसे जाया करेंगे, कि आपको वो सूटेबल भी है। सारे लंबे पैसेंजर्स हैं, शहर में ज्यादा चलनी है, तो थोड़ी सी उस चीज की आपको ध्यान रख के चीज जो है वो देखना होगा। अच्छी चीज ये है कि डीजल और पेट्रोल दोनों में ही जो गियर बॉक्स है वो पेट्रोल में डुअल क्लच है, जो कि सुपर स्मूथ है, और टॉर्क कन्वर्टर भी सुपर रिलायबल, सुपर स्मूथ है। तो व्यूअर्स, एक छोटा सा पॉज लिया था हमने। अभी आई बिलीव जो शहर वाला एरिया है वो खत्म हो गया है, और अभी हम थोड़ा हाईवे की तरफ जा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए मैं इसको डालता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। और अभी जस्ट लुक एट दिस, इन नो टाइम बस मैंने पैर रखा ही है और गाड़ी 90 पे, ये देखिए 80 एंड 100। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स मोड में ही है गाड़ी, मैं ज़रूर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा। कई बार होता क्या है, हम गाड़ियों को जज करते हैं कि डी मोड में परफॉर्मेंस कैसी है। इस केस में आप वो भी मान लीजिए कि मैं सिएरा और हैरियर की बात भी कर रहा हूँ। डी मोड में कई बार दोस्तों गाड़ी स्लगिश महसूस हो सकती है। ये देखिए, ये दिस, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव कि ये वही कार है जो डी मोड में कैसे चल रही थी। डी मोड में ब्रांड्स क्या करते हैं,
लीनियर रखते हैं परफॉर्मेंस को। दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग आई विल से कि दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि डी मोड में आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिले और जब आप पैडल जोर से प्रेस करें तो आपको टर्बो चार्ज इंजन से वो ताकत भी मिल जाए कि आप आराम से अपना ओवरटेकिंग जो है वो कर सके। क्योंकि इवेंचुअली आपको जो टॉर्क है वो तो देखिए 1600 आरपीएम से लेके वो बैंड जो रहता है 4000 आरपीएम तक वो तो मिल ही रहा है। स्पोर्ट्स मोड में क्या करता है ये 2000 के ऊपर उसने आरपीएम उठा के रखे हुए हैं, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव, ये देखिए और ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो हो जाता है। ये देखिए वो जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स रहता है वो और ज़्यादा थोड़ा मोर रिस्पॉन्सिव, बेसिकली मोर इंस्टेंट, ठीक है, मोर आउटराइट जो है वो हो जाता है। वॉक्सवैगन स्कोडा के केस में मैंने देखा है कि उनके डी मोड में ही इंजन समवॉट ऐसा ही बिहेव करते हैं जो यहाँ पे ये GDI जो इंजन है हुंडई का वो स्पोर्ट्स मोड में कर रहा है। तो उसमें ठीक है कि एक फ्यूल एफिशिएंसी वाला बहुत ही आपको लाइट फुट होकर चलानी होगी गाड़ी अगर आपने उन इंजन में से फ्यूल एफिशिएंसी ढूंढनी है जो मैंने जैसे कहा है कि हाईवेज पे वो आप 16 to 18 जो है वो निकाल लेते हैं विद द नॉर्मल फुट 70-90 के बीच में चला के। तो ये देखिए ये स्पोर्ट्स मोड में है कार, तो आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं एल्कज़र चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही अच्छी टर्बो चार्ज कोई यूरोपियन गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि इसकी सस्पेंशन भी जो है वो थोड़ी सी मुझे स्लाइटली ऑन द टिफर साइड लगी है एज कम्पेयर टू क्रेटा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्रेटा टर्बो का मुझे चलाए हुए काफ़ी देर हो गई। क्रेटा डीजल जब मैंने चलाई थी तो मुझे उसकी ऑन द सॉफ्टर साइड लगी थी। ये देखिए रिस्पॉन्स देखिए आप, ये देखिए यस थोड़े से नंबर्स जो हैं वो हो सकता है गिरे हों, तो ये थोड़ा सा ये देखिए 3000 आरपीएम इंजन नोट देखिए आप। तो ये मैंने जानबूझ के हाईवे पे उस तरीके से चलाने की कोशिश की है जैसे हम हाईवेज पे मोस्टली चलाते हैं। बट मैं क्या करता हूँ इसको दोबारा से, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो डायल है वहीं पे ड्राइव मोड्स भी हैं और ट्रैक्शन मोड्स भी हैं, तो मैं इसको ड्राइव मोड को मैंने वापस से डी कर दिया। तो ये देखिए आरपीएम बिल्कुल दोबारा से आके इवन 1500 से भी नीचे 1400 आरपीएम तक आके जो है वो सेटल हो गए हैं। और अगेन जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डल, थोड़ी सी लाउजी, थोड़ी सी काइंड ऑफ लीनियर जो है वो हो गई है। आपको ताकत जो है अभी गाड़ी से निकालनी होगी। आप अगर सोचेंगे कि लाइट फुट से गाड़ी भागेगी, वो नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए अब लाइट फुट है तो ये देखिए तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि शिफ्टिंग स्मूथ है, सब कुछ है, बट वो चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको ये दबाना होगा एक्सेलरेटर। ये देखिए इंजन लाउड हुआ, फिर वही 4000 आरपीएम और परफॉर्मेंस आपको मिली। तो वेरी नाइसली बैलेंस्ड आपको समझना होता है गाड़ी को बेसिकली। अगर आप डी मोड में चला के गएंगे, डल है, मज़ा नहीं आया, तो यू नीड टू रिमेंबर कि उसके लिए आपको परफॉर्मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली स्पोर्ट्स मोड है आपके पास, तो उसको आपको उस चीज़ को याद रखना है और तब आपको जज करना है कि गाड़ी में दम है कि नहीं, राइट। और आपने ये भी देखना है कि आपकी पॉकेट में भी वो दम है कि नहीं। स्पोर्ट्स मोड में हमेशा रखिए गाड़ी आप। मैं कहता हूँ जब मैंने सियरा भी चलाई थी तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ये कार ले रहे हैं और आपको अगर डी मोड आपके लाइकिंग के हिसाब से कई बार डल लगता है तो स्पोर्ट्स मोड है आपके पास, उसमें भी अगर आपको डल लगता है फिर आप कुछ और देखिए। तो इस केस में ये Hyundai हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब। मज़ा आता है इंजन को चला के और आई हैव टू से कि शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है। इसका वो 1 और 2nd गियर में जो कंफ्यूजिंग वाला काम रहता है जो हमने थोड़ा सा यूरोपियंस में देखा है वो भी नहीं है। ये इसका गियर्स डलने का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अभी मैं D5 में हूँ, ये साइलेंटली D6 में चला गया और अभी मैं थोड़ा सा अगर पुश करूँगा तो वो D7 में भी चला जाएगा। यू कैन सिंपली क्रूज। तो ये वाला पर्टिकुलर एक जो स्ट्रेच रहेगा हाईवे का, इसमें विल ट्राई टू मैक्सिमाइज के फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। और मैं बिल्कुल वैसे ही चला रहा हूँ जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं कोई, मेरी आँख जो अभी तक गई भी नहीं है कि क्या फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स हैं। आई एम जस्ट ड्राइविंग द वे आई एक्चुअली ड्राइव। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या नंबर्स आते हैं। और टर्निंग रेडियस भी इस गाड़ी का कोई उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए टर्निंग रेडियस में भी आपको ये नेवर फील लाइक कि बहुत ही कोई लंबी कार है या आपको दिक्कत आएगी। इन जस्ट यू कैन मैन्यूवर इट वेरी इजीली। स्टीयरिंग व्हील जो है ना व्यूअर्स, इसका जो मटेरियल है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट लेदर, इट्स लेदरेट। मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी यू कैन करेक्ट मी अगर कोई ओनर है इस कार के, क्योंकि इसमें एक तो स्लिपरी भी है और वो लेदर जैसे रहता है वो लेदर नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो उसमें क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रिप यहाँ पे जहाँ पे परफोरेशन है उस एरिया को जब मैं पकड़ता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी ग्रिप अच्छी है। ऊपर थोड़ा सा मुझे स्लिपरी जो है वो लगता है। बाकी ये पैडल शिफ्टर्स हैं मेरे पास, तो थोड़ा सा अगेन जस्ट फॉर द रियल टाइम कंडीशंस जैसे हम चलाते हैं, तो मैं एक हल्का सा इसको डाउन शिफ्ट किया, मैंने एक और डाउन शिफ्ट किया। अभी 4 में है कार, तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि कुछ क्विक ओवरटेक्स हाईवेज पे जब करते हो तो उस तरीके से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वापस से गाड़ी को डी मोड में डाल देता हूँ।
चलिए, जस्ट टू हैव दैट रियल टाइम कंडीशंस। मुझे मालूम है कि जब हम विलेज रोड्स में जाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स जो हैं वो गिर जाएंगे, बट एक चीज़ आप मान के चलिए, टर्बोचार्ज्ड इंजन्स फ्यूल एफिशिएंट सिटी और हाईवे यूसेज के लिए परफेक्ट हैं अगर आपकी चलाई या तो 50-50% यूसेज है या 60-40 है। अदरवाइज आप ठीक है, आपने 4 पैसेंजर्स बैठाने हैं, आपको पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना शहर में भी, क्योंकि शहर में भी जब मैं कहता हूँ, अब एक शहर दिल्ली भी है, एक शहर पुणे भी है और एक शहर कोची भी है। मैंने नोटिस किया है कि कोची में तो स्पीड डाउन ही नहीं होती, उतना रश मुझे वहाँ पे नहीं लगा जब मैंने कुछ गाड़ियाँ चलाई वहाँ पे। कोई और छोटा शहर भी हो सकता है जिसमें रश कम है। तो एक 60% यूसेज या 50% यूसेज शहर में ये भी डिपेंड करती है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है। अगर आपकी एवरेज स्पीड 40-60 रहने वाली है तब भी टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको मज़ा जो है वो देंगे, बिकॉज 5 पैसेंजर्स के साथ गाड़ी दबेगी नहीं, वो मज़ा रहता है। और ऑब्वियसली बाकी के 50% जब आप हाईवेज पे चलाओगे तो यू विल जस्ट लव इट। आपको अपने होटल के स्टे से, आपको अपने एडवेंचर से ज़्यादा मज़ा हाईवेज पे जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी लोकेशन पे घूमने जा रहे हैं, आपको जो ड्राइवर होगा ना वो अपना वो याद करता रहेगा क्या मज़े से मैं ड्राइव करके आया हूँ। तो ये मेरे साथ तो ज़रूर होता है जब मैं कहीं पहाड़ों में या हाईवेज पे गाड़ी चलाता हूँ। एक आधा दिन तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि यार मुझे वापस कब मौका जो है वो मिलेगा चलाने का, क्योंकि हैंडलिंग अगर अच्छी है कार की, टर्बो कार खास करके, और ताकत है तो बहुत मज़ा आता है मतलब गाड़ी चला के। मतलब ये चलिए डिपेंड करता है इफ़ यू लव ड्राइविंग। अदरवाइज तो कई लोग तो दे फील वेरी बोर्ड कि भाई जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन पे पहुंचे और सफ़र जो है वो ख़त्म हो। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा व्यूअर्स, ये कार में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो है, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट इज़ ऑल्सो देयर इन द ORVM। ये देखिए, इट्स ट्राइंग टू अलर्ट मी, वो लाइट वहाँ पे जग रही है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में बेसिकली आपके कॉकपिट में ही जो डायल्स रहते हैं उसमें जो कैमरा है वो व्यू आपको दिखा देता है कि आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में क्या है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। और ये पर्टिकुलर जो चौक है ये काफ़ी ख़तरनाक है, और इसमें ये जो कई बार ऐसी कार जब मैं चलाता हूँ तो ये बिगाड़ देती हैं। फिर मैं जब अपनी कार चलाता हूँ जिनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग नहीं है तो फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी हमने गाड़ी जो है वो 19 किलोमीटर्स के आसपास जो है वो चला दी है। स्टिल वी आर कवरिंग हाईवेज। हमने सिटी वाला एरिया कवर कर लिया था, अभी वापसी में भी करेंगे। हाईवे वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली जहाँ पे हमारा स्वीट स्पॉट था वो ख़त्म होने वाला है, और आई एम अफ्रेड के जो नंबर हैं वो थोड़े ठीक ठीक हैं। तो व्यूअर्स, विलेज वाला एरिया हम एंटर कर चुके हैं। ये कैंड पिंड है, कैंड पकौड़े मेरे लेफ्ट में ही हैं, बहुत फेमस है लुधियाना में। किसी दिन आएंगे आपको दिखाएंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे फ्राइड कम खाता हूँ, बट चलिए। तो ये गांव वाला एरिया जो है वो शुरू हो चुका है। आई हैव टू से ADAS लेवल 2 इसमें है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने ऑन रखी हुई है। अच्छे से काम करता है। मुझे एक बार भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि इसने जो ब्रेक्स हैं वो सरप्राइजिंग वे में अप्लाई कर दी हैं या बिना बात की गाड़ी स्लो कर दी है। तो ये इसमें एक ट्रिक भी रहती है कई बार कि जब आपको लगे कि सामने कोई दूर है तो मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ, जस्ट टू मेक द कार अवेयर कि भाई मैं भी अलर्ट हूँ। तो ये मैंने 4-5 साल से सीखी हैं, बिकॉज मेरे T-Roc में भी जो ADAS लेवल 2 है वो है। बट आई हैव टू से कि ADAS लेवल 2 में मुझे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं। इवन अलर्ट इज़ ऑल्सो फाइन। तो ये चीज़ है। तो अभी जैसे जो स्पीड है मेरी बिल्कुल 40 पे ड्रॉप हो गई है। ये सड़क काइंड ऑफ ओके है, थोड़े से गड्ढे हैं आगे, सड़क जो है वो हमें थोड़ी टूटी फूटी मिलेगी क्योंकि वो सारा एरिया जो है ये कैंड एंड दुले विलेज वाला हम कवर करेंगे ताकि जो 30-30-30 यूसेज है वो उसको जस्टिफाई हम कर सकें। तो ये चीज़ है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बोला, क्रेटा से डेफिनेटली ऑन द स्टिफर साइड है, बट दैट डजंट मीन कि ये स्टिफर है। इट्स सुपर्ब इन कंफर्ट। कैबिन की जो इंसुलेशन भी है वो भी अच्छी है। टायर्स जो हैं वो JK के हैं, जो कि कोई बहुत अच्छे टायर्स शायद नहीं है, वो बजट टायर्स हैं। उनकी भी कोई टायर नॉइज कोई ऐसे अंदर नहीं आती। कैबिन काफ़ी अप मार्केट लगता है, और जो एक्सपीरियंस रहता है आपका गाड़ी चलाते हुए ऑन द बैड रोड्स, ऑन द गुड रोड्स, वो कंफर्टेबल रहता है। मैं हाईवे पे भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टीयरिंग की फीडबैक और ओवरऑल स्टेबिलिटी जो थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है, काफ़ी मज़ेदार रहती है। इसकी डिटेल्ड जो समीक्षा है, चर्चा है, मैंने अपने ड्राइव रिव्यू में कवर की हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जानबूझ के ये देखिए थोड़ा सा मैं सीधे रास्तों से लेके जा रहा हूँ। ये देखिए आप थोड़ा सा, ये तो वेरी कॉन्फिडेंट, नथिंग टू वरी व्हाटसोएवर। ये वो एरियाज़ हैं व्यूअर्स, जब मैं छोटा था 10th क्लास तक जब मैं पढ़ता था, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके आगे नहीं पढ़ा, उसके बाद ठीक है मैंने B.Tech भी की है, बट स्कूल में बेसिकली मैं बंक करके यहाँ पे आता होता था। और बंक करके भी मैं क्या करता था, जो मुश्किल टेस्ट रहते थे नेक्स्ट वीक डेज पे उसकी तैयारी करता था, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करता था। तब यहाँ पे क्या है, ये फ्लाई साहब जो गुरुद्वारा है, यहाँ पे लंगर भी मैं खा लेता था, और यहाँ पे नींबू पानी या कुछ और, ये मेरे कुछ अंदर सेवादार दोस्त थे वो भी मुझे बना के
के दे देते थे। तो तब से ये थोड़ी सी मुझे ये इस रूट के साथ जो है वो अटैचमेंट भी है। तो उसी के आसपास मैं गुजर रहा हूँ। ये विलेज की सड़क है, सड़क ठीक बनी हुई है बट आगे थोड़ी सी सड़क खराब है, तो स्पीड जो है हमारी कम हो गई है। गाँव की सड़कों पे जैसे आई ऑलवेज से कि आपको 20-30 के ऊपर नहीं चलाना चाहिए फॉर योर ओन सेफ्टी एंड अदर्स सेफ्टी। तो ये देखिए आप, ये हम निकल रहे हैं, ये देखिए गड्ढों में कोई मसला नहीं है, ये देखिए इट्स एक्सीलेंट। प्रोफाइल आई बिलीव ये 55 है गाड़ी की, आई एम नॉट श्योर, 60 तो नहीं है, ये 55 ही है। और आई स्टिल हैव टू से आई कांट इवन इमेजिन कि अगर मैं इसमें प्राइमेसी 4 डलवा लूँ मिशलिन के या ब्रिजस्टोन के कोई टूरेंजा आई बिलीव ऐसे कुछ डलवा लूँ, ब्लू अर्थ डलवा लूँ योकोहामा के, तो देन आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस कार। बहुत मज़ेदार होने वाली है एंड दैट इज़ व्हाई आई से कि फिर आ जाके मेरी गरारी उस चीज़ पे आ जाती है कि 14.5 लाख, 14.5 लाख वाला वेरिएंट मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि एक देखिए क्वेश्चन मार्क ये भी है, बहुत लोग कहते भी हैं, आपके क्वेश्चन जायज़ हैं यार, कि इसकी सेफ्टी क्या 7XO और हैरियर वाली लीग में है। देखिए गाड़ी टेस्टेड नहीं है और क्योंकि क्रेटा पे ही बेस्ड है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि क्रेटा के भी रेटिंग्स हमने देखी हैं कि कुछ साल पहले 3 स्टार्स थी, अब इनकी लेकिन बोथ एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी किट बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चरल अगर बैकएंड पे कुछ काम किया गया हो, जैसे इन्होंने वरना जो आई है तो वो 5 स्टार्स लेके आई है, तो अगर किया है कुछ तो वो तब तक हम येस नहीं कह सकते सेफ्टी 5/5 में जब तक एक्चुअल रेटिंग हमारे हाथ में नहीं आती। उस कारण क्या होता है कि फिर मैं देखता हूँ कि हम अगर पैसे लगाना चाहते हैं तो कितने पैसे लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा कि एक ऐसी मैजिकल फिगर जिसमें लगे कि हाँ ठीक है कि हमने 60-40 के लिए गाड़ी ली है, ठीक है, और उसको हम थोड़ा ध्यान से चलाएंगे। और अगेन मैं कहता हूँ कि एक्टिव पैसिव दोनों सेफ्टी फीचर्स जो रहते हैं ज़रूरी रहते हैं। अगर एक्टिव सेफ्टी फीचर्स इसके अच्छे हैं, जिसमें एडास है, जिसमें इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं ESC, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो अवॉइड कर देंगे कुछ भी मिस हैपनिंग से, है ना। तो उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट येस, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि हुंडई इस चीज़ को लेके अपनी ये दोनों कार्स में गेम जो है थोड़ी सी अप कर दे। कंपटीशन में मज़ा फिर तभी आएगा एंड मुझे पर्सनली बाहर रह के ये कंपटीशन देखने में बहुत मज़ा आता है कि सभी ब्रांड्स दे शुड बी ऑन देयर टोज। कोई अकेला इस चीज़ को लेके ना कह सके कि सेफ्टी हमारे पास है, कोई अकेला ये ना कहे कि रिलायबिलिटी हमारे पास है, कोई अकेला ये ना कहे कि फीचर्स सिर्फ हमारे पास है। एक बैलेंस्ड गेम होनी चाहिए। इवन आई डोंट वांट एनी ब्रांड टू से कि डायनामिक्स भी हमारे पास है। अगर ये एडवांटेज यूरोपियंस के पास थी कि परफॉर्मेंस, तो आज की डेट में तो देखिए मारुति को छोड़ के बड़ी कार्स में हर ब्रांड टर्बो इंजन दे रहा है ना। हर ब्रांड सस्पेंशन को भी अपनी कार्स में टर्बो इंजन के साथ उस तरीके से ट्यून कर रहा है कि आपको मजा आए, एक ओवरऑल बैलेंस्ड पैकेज देने की आपको कोशिश कर रहा है जब परफॉर्मेंस वाली गाड़ी दी जा रही है। तो यही एक हेल्दी कंपटीशन की, हेल्दी मार्केट की निशानी जो है वो होती है कि कस्टमर व्हेन दे गो आउट टू परचेज सम कार, कुछ भी उसके लिए ऑब्वियस चॉइस नहीं होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यार मैं ये लूं, समझ में नहीं आ रहा। ये एक्चुअल में इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग दैट यू आर कंफ्यूज्ड अमंग मल्टीपल कार्स दैट आर गुड फॉर यू। तो ये चीज़ है, आई पर्सनली वांट के इसको ब्रांड जो है वो टेस्ट करवाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा पैकेज है रिलायबिलिटी में, हुंडई की सपोर्ट में इसकी एडवांटेज है इस प्रोडक्ट को अगर आप लेते हैं ओवर द कंपटीशन, क्योंकि सपोर्ट में हुंडई टेक्स स्पेशल केयर ऑफ कस्टमर्स। ये इनका है, हमारे पास देखिए डेटा भी है, कोरियंस इस चीज़ में आगे हैं, जैपनीज़ भी आगे हैं, तो ये चीज़ तो है। और सेम विद द रिलायबिलिटी ऑल्सो। ये टेक कोई भी अगर निकालते हैं, कोई भी इंजन जो रहता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड रहते हैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ, तो ये एक एडवांटेज आपको कोरियंस में मिलती है। तो उस लिहाज से मैं इसको बड़ा अच्छा पैकेज जो है वो मानता हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बोला था, ये देखिए स्पीड मेरी सिर्फ 15 की रह गई है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बट दिस कार इज टेकिंग बैड रोड्स लाइक अ चैंपियन। कोई मसला नहीं है। ये देखिए प्रॉपर ग्लास एरिया, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये ऐसी फीलिंग मुझे थोड़ी सी स्लाविया में ज़रूर आती है, वो थोड़ी, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस पता नहीं मुझे इससे कितना डिफरेंस है, बट वो थोड़ा सा मुझे महसूस जो है वो होता है कि यार द रोड्स आर टू बैड, बट इसमें मुझे वैसी फीलिंग नहीं आई। तो ये हमने अभी वो गांव वाला पैच जो है वो पार कर लिया है एंड बैक ऑन सिटी रोड। एक पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो अच्छी चीज़ है उसकी बात होनी चाहिए। ये जो कंट्रोल्स हैं ORVM के, जस्ट लुक एट दिस, कि मैं ऐसे आराम से बैठा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट सेकंड जो मेमोरी रहती है इलेक्ट्रिक सीट्स की, वो है कि फर्स्ट ड्राइवर फर्स्ट वाली कर ले, सेकंड वाला। और इलेक्ट्रिक सीट्स जो हैं बहुत ईजिली काम करती हैं। ईजी एंट्री और एग्जिट वाला फीचर है वो भी अच्छे से काम करता है। इवन मेरी GLA में वो अच्छे से काम नहीं करता एंड ब्रांड हैज सेड कि वो वैसा ही है। वो मुझे ऐसा लगता है कि सीट जितनी पीछे जानी चाहिए उतनी जाती नहीं है, विच इज नॉट द केस विद एल्काज़र। वो काफी पीछे जाती है, वो एक्चुअल में ईजी इन है और ईजी एग्जिट भी है। जैसे मैं गाड़ी को बंद करूंगा पूरी पीछे जाएगी, ताकि आराम से मैं दरवाजा खोलूं और बाहर निकल जाऊं, ताकि ये मेरा
नीज वगैरह जो है वो ये स्टीयरिंग के नीचे जो एरिया है उसमें टच ना करे। चलिए, और दूसरी चीज़ ये मुझे जो सेंटर कंसोल की ना केवल डिज़ाइन अच्छा है, ये जो बटन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग के ऑटो होल्ड हो गया, ये 360 डिग्री कैमरा हो गया, ये सारा कुछ, ये वेंटिलेटेड सीट्स के बटन भी दोनों यहाँ पे ही हैं, वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड, इट्स पिक्सल परफेक्ट। और ये जो डायल है ये काफ़ी सुंदर है, रात को तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छे से मुझे याद आया कि जो ये देखिए मुझे हल्की सी ब्रेकिंग करनी पड़ी बिकॉज रैश ड्राइविंग इज गोइंग ऑन बाय द बस ड्राइवर, कांट हेल्प इट। बिगर व्हीकल्स बहुत ही रैश चलाते हैं पंजाब में एंड अदर स्टेट्स। यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बेसिकली क्या है, मेरे सामने ऑल्टो थी, ऑल्टो मुड़ रही है। अब उस केस में अगर कोई इग्नोरेंट ड्राइवर होगा वो क्या करेगा कि नेचुरली ही लेफ्ट में होगा, और नेचुरली लेफ्ट में होगा तो पीछे से बस जो है वो उसको स्मैश कर देगी। तो वाइल ड्राइविंग ऑन इंडियन रोड्स यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। चलिए, सेंटर कंसोल की मैं बात कर रहा था, और ये टाटा का भी रहता है कि जो वायरलेस पैड है उसके होल्स थोड़े बड़े हैं, वो कलर भी थोड़ा उसका फेड हो गया है, बट अदरवाइज एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो इट्स काइंड ऑफ आधे डिजिटल हैं और 2 बटन आपको फिजिकल मिले हुए हैं टेम्परेचर के लिए। और जो लेकिन कंट्रोल्स हैं उसमें प्रॉपर लेटरिंग है, दैट इज़ वेरी गुड। कि लेटर्स जब रहते हैं कि ऑटो, रियर, फ्रंट, तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है। बिकॉज ब्रांड्स ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि सिर्फ आइकॉन्स देख के ही हमें समझ में आ जाएगा, मतलब हर किसी की इतनी मेमोरी नहीं होती। मैं आज तक भी जब मुझे ये वाला रहता है और सीधा रहता है डिफॉगर, तो मुझे 2-3 सेकंड लगते हैं याद करने के लिए कि भाई सीधे वाला जो है वो डिफॉगर पीछे वाला होता है और जो ऐसे वाला रहता है वो फ्रंट वाला रहता है। तो ये चीज़ अच्छी है हुंडई के केस में, एंड आई जस्ट होप कि ये ऐसे ही कंटिन्यू करें कि जो चीज़ें हम रोज यूज़ करते हैं उसकी लेटरिंग तो कम से कम होनी चाहिए। बाकी मुझे कई बार लगता था कि शायद ये फिजिकल बटन्स हैं, जब तक ये गाड़ी मेरे पास आई नहीं थी, ये फिजिकल बटन्स नहीं है, ये हैं टच बेस्ड ही, बट ये वॉल्यूम का भी फिजिकल है आपके पास और ये ट्यूनिंग का भी आपके पास फिजिकल बटन है। तो और एसी के 2 जो बटन हैं फिजिकल, वो भी एसी के टेम्परेचर को कम ज्यादा करने के लिए। तो इट्स फाइन बैलेंस ब्रांड हैज ट्राई टू स्ट्रक। तो ये चीज़ है व्यूअर्स। एंड ये देखिए डी मोड में मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। लेन कीप असिस्ट मैंने ऑफ किया हुआ है, और ये सिटी मोड में रहती है जब कार, तो थोड़ी सी स्पीड ऐसी ही रहती है 40-50 की। तो 28 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और मैं आपको लोकेशन पे पहुँच के बताता हूँ व्यूअर्स कि कितने नंबर्स हैं। एक और चीज़ मुझे याद आई है कि ये जो हम इसको ओपन करते हैं सनवाइजर को, तो आम लिटिल शॉक के एक टॉप वेरिएंट गाड़ी जो 20+ लाख कॉस्ट करती है, जिसमें ढेर सारे फीचर्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग जैसा फीचर भी है, उसके यहाँ पे मिरर नहीं है और ना ही कोई लाइट है, मतलब, और पेज भी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी मिरर है, काफ़ी बड़ा मिरर है, बट लाइट नहीं है। तो ये पता नहीं ब्रांड्स ऐसा थोड़ा सा, जहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे नहीं दे रहे, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वो दे रहे हैं। तो ये चीज़ है व्यूअर्स। बाकी डिजिटल कॉकपिट एंड स्क्रीन की ब्राइटनेस अच्छी है, और ये जो सरफेस भी है वो मैट फिनिश में है, जिसके कारण कोई रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं होती, और इट्स वेरी ईजी टू रीड। एंड ड्राइव रिव्यू में मैंने जैसे बोला कि इट्स वेरी ईजी टू यूज़ ऑल्सो, तो वो अच्छी चीज़ है कि कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है ऐसे, सारे जो लेटर्स हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं, और धूप भी है जैसे, तो कोई ऐसी ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है। वेरी ईजी ऑन आईज, वेरी मच रीडेबल, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और जो मैं चीज़ पहले कहते कहते भूल गया कि हर चीज़ मेरे जो है वो कंट्रोल में ही है। यहाँ पे ORVM, यहाँ पे गियर बॉक्स जो कि इट्स वेरी नाइस, बटन्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे राइट साइड में भी कुछ ये जो बटन्स हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ का बटन है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, और ये जो सारे एसी के कंट्रोल्स हैं वो हल्का सा आगे होके मुझे यूज़ करने होंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक्सीलेंट अर्गोनॉमिक्स, और इस गाड़ी के साथ मैं काफ़ी, मुझे याद है जब मैं फरीदाबाद से पहली बार इसको चला के आ रहा था तो आई गॉट यूज्ड टू इट इन नो टाइम, इन जस्ट 30-40 मिनट्स। तो ये एक अच्छे ब्रांड की निशानी होती है कि उन्होंने उस तरीके से काम किया हुआ है कि जब कोई गाड़ी, जिसको कोई गाड़ी चलानी आती है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, कोई भी, जब वो आपकी कार में बैठे तो ही शुड नॉट सर्च फॉर द थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, जिसमें ORVM, स्टीयरिंग के कंट्रोल्स, AC एंड एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज़ वेरी ऑब्वियस। ये चीज़ एक होंडा और एक हुंडई में मैंने नोटिस की है, ना ऑब्वियसली मारुति एज वेल, कि जब आप गाड़ी में बैठते हो तो यू डोंट सर्च फॉर थिंग्स, आप बहुत ईजिली यूज टू जो है वो हो जाते हैं। और उसका प्राइम रीज़न ये है कि फिजिकल बटन्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और अगर कोई भी समझदार बंदा होगा, ठंडे दिमाग से देखेगा, हड़बड़ाहट में नहीं, तो वो समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या है, और अगर लंबा सफ़र तय करना है और क्या मुझे चाहिए वो कहाँ पे है, इंक्लूडिंग हेडलाइट्स एंड हाउ टू यूज़ द इंडिकेटर्स एंड इवन ADAS एज वेल। तो टर्बो चार्ज का जैसे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस अभी हो चुका है फ्यूल एफिशिएंसी का। बेसिकली व्यूअर्स, इसका यही है कि हाईवेज पे आपने इसको 70 to 90 पे जब आप रखेंगे और लाइट फुट गाड़ी चलाएंगे, बिना बात के पुश ना करें। पुश आपने तब करना है जब आपने ओवरटेक करनी है। एक्सप्रेस
हाईवेज पे अगर आप हैं तो कोशिश कीजिए 90 और 120 के बीच में ही गाड़ी चलाई जाए। मैं तो 90 के ऊपर आपको रेकमेंड नहीं करूँगा फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि टायर बर्स्ट के भी वहाँ पे चांसेस जो हैं वो हमने देख चुके हैं कि काफ़ी रहते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग बिना बात के आप इस्तेमाल मत कीजिए। टायर प्रेशर का आप खास ध्यान रखिए, जितना रेकमेंडेड है उतना रखिए। हालांकि मैंने देखा है कि 5 पैसेंजर्स के साथ 40+ रेकमेंड करते हैं ब्रांड्स, तो वो आपने देखना है कि कहीं आपको गाड़ी ज़्यादा बाउंसी तो नहीं लग रही। अगर लग रही है तो फिर ठीक है, 35-36 के अराउंड जो है वो रख लीजिए। 40+ आप मत जाइए, वो आप पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं ब्रेकिंग में अदरवाइज। तो ये चीज़ है। आप देखिए लाइट फुट मैं चला रहा हूँ ये, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसे ही चलाता हूँ कार, जिसके कारण मोस्टली जब मैं हाईवेज पे ट्रिप्स जो है वो करता हूँ अपनी कार्स को लेके भी, तो बड़े अच्छे नंबर्स मैंने आपके साथ जैसे शेयर किए हुए हैं 18-19 के आसपास मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं जैम्स में नहीं फंसता तो फिर एफिशिएंसी जो है वो आ जाती है, फ्यूल इकोनॉमी जो अच्छी जो है वो रिटर्न हो जाती है। उससे होता क्या है कि चलिए इट्स नॉट लाइक कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट आप बचा रहे हो, बट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन वो चीज़ रहती है कि आपने परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और तब भी आपके पास एक ऐसी कार है जिसमें आपको पर किलोमीटर 6-7 रुपीज़ की कॉस्ट जो है वो पड़ रही है हाईवेज पे। तो फिर वो एक ट्रेड ऑफ जो रहता है वो आपको सही लगता है कि यस आपने एक सही डिसीजन लिया है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आप मान के चलिए कि अगर 60-40 यूसेज के लिए या 50-50 यूसेज के लिए मैं नेचुरली एस्पिरेटेड ले लूँ तो लॉन्ग टर्म 10 साल के बाद तो ठीक है कि मेरी ईजी ऑन पॉकेट वो मेंटेनेंस को लेके रहेगी कार, बट 10 साल मैंने कोई परफॉर्मेंस भी तो एंजॉय नहीं की ना व्यूअर्स। कोई टॉक भी तो मेरे पास नहीं था ना वो वाला कि पहाड़ों में मैं आराम से बिना किसी टेंशन में गाड़ी लोड करके और चला रहा हूँ, है ना, तो 250 Nm टॉक के साथ या एनीथिंग दैट इज अराउंड 170-180। तो ये चीज़ है कि टर्बो ले लिया और अगर आप आराम से चला रहे हो तो कितने लोग कहते हैं कि फिर टर्बो लिया ही क्यों। अरे टर्बो ले लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको सिर्फ वो रैश ही चलानी है कार। यू हैव दैट पावर बट यू नीड टू नो के व्हेन टू यूज दैट पावर। सिंपल सी बात है यार, है ना। अब मैं गलियों में चला रहा हूँ, वापस मैं आ गया हूँ विलेज, तो मैं क्या करूँ अभी इधर मैं ये भगा दूँ ऐसे, ये भगाऊँ ऐसे भगाऊँ 80 पे, बताइए कुत्ते भी पीछे पड़ने वाले थे। तो पावर है आपके पास, बट वो आपको मालूम है कि आप यूज़ सही टाइम पे सही जगह पे सही सेफ्टी कंडीशंस में कर सकते हो, बट गाड़ी तो आप ही की है ना यार। तो इट्स लाइक अ हाइब्रिड इन अ सेंस के प्यार से चलाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी, और प्यार से नहीं चलाओगे तो नंबर्स नीचे गिर जाएंगे, और उसमें लेकिन आपके जो थ्रिल है वो फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, या दोनों का एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे हमने भी स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाई थी, राइट। तो व्हेन यू बाय अ टर्बोचार्ज्ड इंजन इवन 1.0 फ्रॉम Hyundai और फ्रॉम एनी अदर ब्रांड, तो ये आप मान के चलिए कि फ्यूल एफिशिएंसी वाले नंबर्स निकालना आपके हाथ में ही है। यू नीड टू चेंज योर ड्राइविंग स्टाइल अ लिटिल बिट। थ्रॉटल इनपुट जेंटल रखिए, ब्रेक्स का इस्तेमाल जेंटली कीजिए, राइट। टायर प्रेशर पे खास ध्यान रखिए, तो अच्छे नंबर्स जो हैं वो आप इससे निकाल सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी इन इंजन्स की ले लीजिए, और 6th ईयर के बाद कोशिश कीजिए कि इसका जो सर्विस है उसको आप टाइमली करवाया करें, और अपने आप ही इसका जो ऑयल लेवल्स हैं वो चेक कर लें, इंजन ऑयल लेवल्स, और एयर फिल्टर जो है वो आपका साफ होना चाहिए। तभी आपकी जो कार है वो नेचुरली एस्पिरेटेड के जैसे ड्यूरेबल एंड रिलायबल जो है वो लॉन्ग टर्म में रहेगी। और दोस्तों हम वापस आ चुके हैं, मैं अपनी कॉलोनी में वापस आ चुका हूँ। हमने गाड़ी लगभग 1 घंटा जो है वो चलाई है, 35-36 किलोमीटर हमने गाड़ी जो है वो चलाई है। और नंबर क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। और व्यूअर्स, नंबर आपको बताने से पहले मैं एक और निट पिकिंग जो है वो करना चाहता हूँ। देखिए इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स हैं, है ना, हर जगह पे एम्बियंट लाइटिंग भी है, बट इवन ये जो विंडो बटन्स हैं ऊपर नीचे जिससे होती हैं पावर विंडोज बेसिकली, उसमें भी जो बैकलाइट है वो नहीं है। तो ये थोड़ी सी मेरी समझ के बाहर है कि ब्रांड्स, इतने मैच्योर ब्रांड्स, जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि यार जो इतने मैच्योर ब्रांड्स को ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आती कि रोज़मर्रा में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको कैसे और ज़्यादा आसान बना सकें। क्योंकि इफ़ एट नाइट यू विल बी सर्चिंग फॉर के यार वो पीछे वाला बटन कहाँ है, आगे वाला कहाँ है, और एम्बियंट लाइट आपके पास है जो कि शायद महंगी रहती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। नंबर्स पे आता हूँ। 1 घंटा हमने गाड़ी चलाई और 36 किलोमीटर हमने तय किया, जिसमें 30-40% आप सिटी मान लीजिए, 30% 35% हाईवे, और बाकी जो है वो 25-30% इन द विलेज रोड, जिसमें स्पीड हमारी कम हो जाती है। एसी मेरा थ्रू आउट 22 डिग्रीज पे सेट था, और नंबर जो निकल के आया है वो आया है 14.2 के आसपास, जो कि अभी गाड़ी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो वो 14.1 हो गया। वो 14.2 किलोमीटर पर लीटर निकल के आया है, जिसका मतलब कि अगर आपकी ड्राइविंग सोबर है, लाइट फुट है, हाईवे पे थोड़ी देर अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी गाड़ी चलाते हैं, तो अगर आप ट्रैफिक जैम में नहीं फंसते, छोटे मोटे ही रहते हैं कि जो हॉल्ट्स हैं, या अगर हल्का फुल्का ट्रैफिक जैम आपको मिलता भी है, नॉर्मल 3-3 मिनट वाला नहीं, 4-4 5-5 मिनट वाला नहीं, और 30-40 मिनट्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें थ्रू आउट आपने देखा कि मेरी गाड़ी कहीं भी उतनी देर के लिए नहीं रुकी कि नंबर जो है वो ड्रॉप हो जाए। तो चलती रहेगी अगर कार आपकी लो स्पीड्स, हाई स्पीड्स, बैड रोड्स,
रोड्स, गुड रोड्स, गुड हाईवे, तो एक मिक्स्ड 36 किलोमीटर चलाने के बाद नंबर जो निकल के आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 14.1 के आसपास निकल के आया। दिस इज़ नॉट टैंक टू टैंक, बट अगर थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो भी तो तब भी दिस नंबर इज़ गुड। अगली कार आप बता दीजिए किसको टेस्ट करें। स्लाविया टी-रॉक GLA तो खड़ी हुई है, उसको बताइए कौन सी गाड़ी को टेस्ट करें। वो नंबर भी आपको दिखा देते हैं ये टेस्ट करके। उसका टेस्ट तो थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, तो आप मुझे वो भी बता दीजिए। बाकी विजिट wallclub.com फॉर कंसल्टेशन एंड PDIs। एंड अगर आप इंस्टाग्राम और ट्विटर यूज़ करते हैं वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।